नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो आज हम इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंटरेस्ट देंगे इकोनॉमिक्स में। अगर आप इंटरेस्ट देंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो थोड़ी मुश्किलें होंगी आपके साथ, बट डोंट वरी। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस। It is the social science. It deals with the study about human behavior in the societies and in the process of productions, consumption, exchange, and distributions of goods and services with the given resources. देखो, इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। ये स्टडी क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर। और क्या करता है? प्रोसेस, कैसे प्रोसेस होता है प्रोडक्शंस की, कंजम्पशंस की, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी गुड्स और सर्विसेज की जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, बट आपकी जो डिमांड है वो 500 की है। आप उस 100 रुपीज़ का इस तरह से यूटिलाइज करोगे कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे जो आपकी अनलिमिटेड वांट्स होंगी। ठीक है। उस अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो गिवन रिसोर्स है 100 रुपीज़, आप उस 100 रुपीज़ का इस तरह से यूटिलाइज करोगे कि आपकी जो वांट्स है वो पूरी हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो स्कैरसिटीज ऑफ रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, बट वो एक्चुअल में उनके जो रिसोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड में हो। जैसे पेट्रोल। पेट्रोल की डिमांड आज के समय कितनी ज़्यादा है, बट है तो लिमिटेड रिसोर्स है वो, इसलिए उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। आज के टाइम में पेट्रोल कम क्यों है? इसका रीज़न ये है कि सभी लॉकडाउन में अंदर हैं, इसलिए जो प्राइस है उसका नेगेटिव चला गया है, उसका यूज़ नहीं हो रहा, उसकी डिमांड ही नहीं है। तो वो प्राइस, उसकी जो प्रोडक्ट जो वो निकाला जा रहा है पेट्रोल, उसका कोई मांग डिमांड नहीं कर रहा है, उसकी वजह से उसके प्राइस दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ रिसोर्स का क्या मतलब होता है? मतलब कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका फुली यूटिलाइज करें विद द लिमिटेड, विद द मिनिमम कॉस्ट। जैसे हमारे इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, क्या हम उनका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं? क्या हम उनके वाटर का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिजाइज ऑफ रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज, हम पूरा यूटिलाइज हम अपना वाटर्स का नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू ट्रीटी हुई है, क्या हमें जो 3 रिवर्स मिले हैं, क्या हम उनका पानी 100% यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उसका 60 to 70% वाटर तो पाकिस्तान में चला जाता है। हमें इतने डैम बनाने के बाद भी हमारा जो पानी है वो हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम अपना रिसोर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखो, ओरिजिन कहाँ से हुआ था इकोनॉमिक्स का? अगर देखा जाए, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन जब, ऐसे तो कहते हैं कि 14 और 15 में इकोनॉमिक्स की मतलब की थ्योरीज या इकोनॉमिक्स आगे थे, बट एक्चुअल में इकोनॉमिक्स मैक्सिमम यही मानते हैं जब एडम स्मिथ की बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, जिसका नाम था द इंक्वायरी इन द नेचर एंड केस ऑफ कासेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जब ये बुक पब्लिश हुई थी एडम स्मिथ की, तब इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ था। मैक्सिमम इकोनॉमिक्स ये मानते हैं। तो एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है। इनको माइक्रो का भी फादर कहा जाता है। आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। बस आप इतना याद रखना कि जो माइक्रो है वो, उसके फादर भी एडम स्मिथ हैं, इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ हैं। पर जो मैक्रो है उसके फादर जो है वो है जे एम कीन्स। क्या नाम है? जे एम कीन्स। जे एम कीन्स ये कब आए थे? ये जब द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 19, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए। क्राइसिस किस वजह से आए थे? डिमांड शॉक हो गया था। डिमांड शॉक मतलब कि डिमांड ही बिल्कुल बंद हो गई थी, प्रोडक्शन हो रही थी, सप्लाई कंटिन्यू चल रही थी,
पर डिमांड ही बंद रही। जब डिमांड बंद हो गई तो सप्लाई होती रही। तो क्राइसिस हमेशा कब आता है? जब डिमांड और सप्लाई आपस में इक्विलिब्रियम ना हो। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर ना हो, जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई होनी चाहिए। जब ऊपर नीचे हो जाए तो उसका मतलब क्राइसिस आ सकता है। तो उस समय वही हुआ था, डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो सप्लाई आती रही, तो आपस में इक्विलिब्रियम नहीं हुए तो क्राइसिस आ गए। क्राइसिस आने से क्या हुआ? क्राइसिस आने से क्या हुआ? जॉब चली गई थी। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24.9% था, द ग्रेट डिप्रेशन के समय। ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ये 1929 से 1933 तक चला था। तो कीन्स कब आए थे? उनकी जो बुक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी एक बुक आई थी। ये पब्लिश हुई थी 1936। ये जब बुक पब्लिश हुई थी तो उसके बाद ये क्राइसिस से लोग उभरना शुरू हुए थे। और ये जो थ्योरीज है ना, ये आज भी चल रही हैं। कीन्स कहते थे शॉर्ट टर्म के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म किसने देखा? ठीक है। तो इनकी बुक आने की वजह से इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस समय क्राइसिस से बचाया था। इवन कि आज कोविड-19 है, आफ्टर कोविड-19 के बाद हम क्राइसिस में जाएंगे। देख नहीं रहे कि जीडीपी हमारी कहाँ से कहाँ कम से कम 1% पे आ जाएगी। मैक्सिमम कंट्री डेवलप्ड नेशन जो हैं वो नेगेटिव में चले गए हैं, कोई 7 में चला गया, कोई कुछ चला गया। सिर्फ 2 कंट्री ऐसी हैं जो पॉजिटिव में चल रही हैं जीडीपी जिनकी, वो चाइना और इंडिया है। चाइना की 1.5% है और इंडिया की 1.7% है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक्स 19th सेंचुरी इट वाज चेंज फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स टू इकोनॉमिक्स। देखो, जब 19th सेंचुरी है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से कन्वर्ट होके इकोनॉमिक्स बनने लगा। कैसे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं, ये टूल्स होते हैं जिसमें हमें ये पता, इसमें सिर्फ ये डिस्कशन होती थी कि स्टेट कैसे चलेगी, रिवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा, कैसे स्टेट बिल्ड होगी, कैसे अफेयर्स चलेंगे, कैसे रिवेन्यू कलेक्ट होगा। बट 19th सेंचुरी में आने के बाद पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कन्वर्ट इनटू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब कि इसमें कुछ हो चीज़ें, ये सिर्फ टूल नहीं रहा, ये फिर इसमें मैथमेटिक्स आ गया, इसमें इकोनोमेट्रिक्स आ गया, इसमें रिसर्च इस पे ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। फिर ये बहुत बड़े टर्म बन गई, इसमें हेल्थ इकोनॉमिक्स आ गई, इसमें इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स आई। 19th सेंचुरी से पहले ये सिर्फ एक टूल था, अपनी स्टेट को कैसे रन करना है, कैसे अफेयर चलेंगे, कैसे रिवेन्यू चलेंगे, हाउ टू कंट्रोल बैंक, इस तरह से ये चला। जब आफ्टर 19 के बाद क्या हुआ, ये इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स पे आ गया, इसमें इकोनोमेट्रिक्स आ गई, इसमें हेल्थ आ गई, इसमें इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पे होने, इस पे रिसर्च होने लगे। ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस एज साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इसका मतलब ये है कि हाउ टू बिल्ड एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट्स, कैसे स्टेट बिल्ड होगा, कैसे कलेक्शंस ऑफ रिवेन्यू होगा, ये इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ उस समय। ठीक है। साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? हाउ टू बिल्ड एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, जैसे कलेक्शंस ऑफ रिवेन्यू फॉर स्टेट्स, जैसे गवर्नमेंट को सजेस्ट करना कि कैसे हमने स्पेंडिंग करनी है रिवेन्यू की। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड इट्स टाइप्स। देखो, इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमी क्या है? इट्स सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटीज, एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सचेंज, सोशल वेलफेयर, ईटीसी। ठीक है। मतलब कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों रिलेटेड टू, चाहे डिस्ट्रीब्यूशंस हो, एक्सचेंज हो, सोशल वेलफेयर हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कैपिटल इकोनॉमी, उसके साथ साथ सेंट्रल प्लानिंग, इसको एक को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो,
कैपिटल इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ये फुली प्राइवेटाइजेशन होती है। इसमें जो फर्म्स होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट होता है। इसमें सोशल वेलफेयर की कोई जगह नहीं होती है। ये सिर्फ पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरफेयर होता रहता है इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ये फुली कैपिटल बेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर प्लानिंग और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये इस तरह की इकोनॉमिक्स होती है जिसमें सारा टोटल जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट्स का होता है कि कितनी प्रोडक्शन होगी, कितनी कंजप्शन होगी, हर चीज़ में गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब कंट्रीज़ में फुल्ली कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट्स का होता है। पर जब हम बात करें मिक्स इकोनॉमी में मैक्सिमम जो शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होता है, प्राइवेट का भी इंटरफेयर होता है। इन दोनों को मिलकर इकोनॉमी चलाई जाती है। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा प्यारा भारत, भूटान, पाकिस्तान, ये सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सभी की सभी मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बोथ मिलकर काम करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वाई टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। देखो इसके मेन 3 रीजंस हैं। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज़। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब कि देखो कोई भी चीज़ है, हर एक, आप खुद हो, आपकी कभी वांट्स लिमिटेड हुई नहीं हुई। आपकी हमेशा वांट्स होती है। जब आप बाइक लेते हो आप कहते हैं नहीं यार अब मुझे कार लेनी है। जब आप कार लोगे आप कहोगे नहीं यार मुझे ना थोड़ी लग्जरी कार लेनी है। तो यही रीजंस है अनलिमिटेड वांट्स। बट रीजंस क्या है सबसे बड़ा, लिमिटेड रिसोर्स। जो आपकी सैलरी है वो बहुत लिमिटेड है, जो आपकी इनकम आ रही है वो लिमिटेड है, बट जो आपकी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूसेस। देखो रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूसेस में हम ऐसे कह सकते हैं कि रिसोर्स ना कि लिमिटेड हैं बट दे हैव यूज फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिव यूसेस। जैसे कि लकड़ी है, उसका हम यूज़ फर्नीचर के लिए भी करते हैं, फ्यूल के लिए भी करते हैं, और हाउस कंस्ट्रक्शंस के लिए भी करते हैं। ये इसके इतने ज़्यादा हम इसके अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, बट इकॉनमी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट अल्टरनेटिव यूसेस भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आगे 3 अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज़। देखो अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, अनलिमिटेड वांट्स ज़्यादा होने से क्या होगा, इकॉनमी में प्रॉब्लम